definition of the term company. Definition of company. देखिए, this term company, it has been defined under section 2 clause 20 of Companies Act 2013. जो कंप्लीट वर्ड है कहां डिफाइंड है? सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 यहां पे डिफाइन किया हुआ है, सेक्शन 2 क्लॉज 20। आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, साहब वाई सेक्शन के बाद क्लॉज क्यों बोल रहे हैं? हमने तो नॉर्मली सुना है कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है। यस, जरा इसको भी समझें और इसी बहाने इसी को बेस बना के मैं कई चीज आपको समझा दूंगा जो आपको खाली इस ये नहीं कि खाली कंपनी की डेफिनेशन में बहुत मोस्ट ऑफ द लॉज, सारे लॉज में कुछ चीजें आपको कॉमन है, वो मैं आपको समझा दूंगा, वो आपको हर जगह हेल्प करेगी, कोई भी लॉ पढ़ लीजिए आप। तो मैंने सेक्शन 2 के बाद क्लॉज 20 क्यों बोला, सब सेक्शन 20 क्यों नहीं बोला, उसको समझते हैं। पहले मैं वापस से डेफिनेशन पे आऊंगा, बट पहले उससे पहले एक चीज मैं समझाता, फिर इसको मैं यहां अप्लाई करूंगा। मैं पहले एक बेस बता देता हूं, एंड वो कंसेप्ट बहुत जगह लागू होता है, वो यहां भी लग रहा है, इसलिए ऐसा हम बोल रहे हैं। वो देखिए क्या है, देखिए जो सेक्शंस होते हैं किसी भी एक्ट में, वो दो पैटर्न के होते हैं। मैं दोनों पैटर्न बता देता हूं। पैटर्न 1 या टाइप 1 कुछ भी बोल सकते हैं, पैटर्न 2। जो सेक्शंस होते हैं उनके दो तरह के सेक्शंस होते हैं। एक है कि साहब कंटेंट्स ऑफ द सेक्शन, पैटर्न 1, कंटेंट्स ऑफ द सेक्शन, सेक्शन में जो भी दे रखा है, आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। मतलब सेक्शन में जितना भी कंटेंट्स है वो सारा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप उस सेक्शन में कुछ चीज अलग से नहीं समझ सकते, उसको समझने के लिए पूरा सेक्शन ही पढ़ना पड़ेगा। दैट काइंड ऑफ पैटर्न। पैटर्न 2, where the content of the section are independent of each other। मतलब एक ही सेक्शन में कई चीजें हैं लेकिन वो एक दूसरे कनेक्टेड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ज्यादातर सेक्शंस पैटर्न 1 वाले होते हैं, ज्यादातर सेक्शन। तो मैं लिखता हूं कॉमन पैटर्न, ये कॉमन। ये पैटर्न 2 वाले सेक्शन वेरी रेयर, काफी कम होते हैं लेकिन कम होते हैं। तो ज्यादातर सेक्शन कैसे होते हैं? पैटर्न 1 वाले, जहां कंटेंट्स और सेक्शन आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, दैट्स वेरी कॉमन। एंड पैटर्न 2 जहां पे कंटेंट्स और सेक्शन आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एंड एक दूसरे पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन ऐसे सेक्शन बहुत कम होते हैं, लिखते हैं वेरी रेयर। अच्छा, जो कॉमन पैटर्न उसे पढ़ने का तरीका ये होता है, पहले सेक्शन, फिर सबसेक्शन, फिर क्लॉज, फिर सब क्लॉज, ये पढ़ने का तरीका होता है। लेकिन जो पैटर्न 2 जो है, जो कि बहुत रेयर होता है, उसमें पढ़ने का तरीका होता है सेक्शन, उसका सीधा क्लॉज आ जाता है, फिर सब क्लॉज, सब कुछ सेम है, खाली फर्क क्या है कि यहां सब सेक्शन नहीं होता। खाली फर्क है कि यहां पे ये जो सब सेक्शन है वो यहां तो है कॉमन पैटर्न में, पैटर्न 1 में, पैटर्न 2 में वो आपको सब सेक्शन नहीं है, यहां पे सब सेक्शन नहीं है। सब सेक्शन सीधा सेक्शन, देखो सेक्शन फिर सीधा क्लॉज आ गया, बाकी सब कुछ है, फिर सब क्लॉज, सब कुछ सेम है। खाली सब सेक्शन का फर्क आ रहा है कि साहब जो कॉमन पैटर्न वाले सेक्शन होते हैं, जो ज्यादातर सेक्शन वैसे होते हैं पैटर्न 1, जहां कंटेंट्स और सेक्शन इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, वहां सेक्शन के बाद सब सेक्शन आएगा, फिर क्लॉज आएगा। लेकिन जो पैटर्न 2 वाले सेक्शन होते हैं, जहां कंटेंट्स और सेक्शन इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, दैट इज वेरी रेयर। ऐसे सेक्शन होते हैं लेकिन बहुत कम होते हैं, एंड उसमें सेक्शन का सीधा क्लॉज आ जाएगा, फिर सब क्लॉज, बीच में सब सेक्शन नहीं आएगा। एंड ये
क्योंकि ये रेयर हैं, ऐसे सेक्शन बहुत कम होते हैं, तो ज्यादातर ये होते हैं। तो क्या होता है, लोग ज्यादातर जो होता है लोग उसको 100% बना देते हैं और उसको क्या करते हैं कि साहब हमेशा ऐसा ही होता है सेक्शन के बाद सब सेक्शन। ज्यादातर ऐसा होता है कि ज्यादातर सेक्शन पैटर्न 1 वाले ही होते हैं, वो ठीक है, लेकिन 100% ऐसा नहीं है। कुछ जब यही होती कंप्लीट बात पता होना, एक तो अधूरी सी बात पता है, हाँ सेक्शन का सब सेक्शन होता है। जनरली तो ठीक है, जनरली तो ठीक है, लेकिन कोई ज्यादातर सेक्शन इसी तरह के होते हैं। लेकिन कुछ सेक्शन पैटर्न 2 वाले भी तो होते हैं, एंड वहां पे सेक्शन का सब सेक्शन नहीं आएगा, सीधा क्लॉज आ जाएगा। सेक्शन खाली फर्क सब सेक्शन का, यहाँ सब सेक्शन आएगा उसका क्लॉज आएगा, यहाँ क्लॉज है, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। पहली बात ये बस समझ में आई कि देयर 2 पैटर्न्स ऑफ सेक्शंस, 2 तरह के पैटर्न के होते हैं। कॉमन पैटर्न ये है कि सब सारा सेक्शन का कंटेंट इंटरकनेक्टेड होता है, एंड वो कॉमन मोस्ट ऑफ द सेक्शन ऐसे ही होते हैं, एंड उसे पढ़ने का तरीका सेक्शन फिर सब सेक्शन फिर क्लॉज फिर सब क्लॉज एंड सो ऑन। लेकिन जो पैटर्न 2 वाले सेक्शन जो बहुत रेयर होते हैं, या कंटेंट्स ऑफ सेक्शन, कई बच्चों ने हमें कैसे पता लगे कोई सेक्शन पैटर्न 1 का या पैटर्न 2 का है? सेक्शन को पढ़िए, क्या उसे कंटेंट्स पढ़ने से पता नहीं लग जाएगा कि आपस में इंटरकनेक्टेड है या अलग अलग है? उसी सेक्शन में चीज दे रखी है, लेकिन अगर अलग अलग है, आपस में कनेक्टिविटी नहीं है, तो पैटर्न 2 है। ऐसे बहुत कम मिलेंगे ऐसे सेक्शन, लेकिन है। और जब सारा चीज इंटरकनेक्टेड लग रहा है, इसका मतलब पैटर्न 1 है। एंड पैटर्न 1 में कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन के बाद सब सेक्शन, देन क्लॉज, देन सब क्लॉज। लेकिन पैटर्न 2 में कैसे पढ़ते हैं? सेक्शन का सीधा क्लॉज एंड फिर सब क्लॉज। सब सेक्शन नहीं होता, सब सेक्शन नहीं होता, क्योंकि ये रेयर होते हैं बहुत कम, तो ज्यादातर लोग इसके जानकारी नहीं है। एंड ज्यादातर कॉमन सेक्शन ये होते हैं, तो सब लोग यही वाला पैटर्न जानते हैं और यही सब जगह लगाते हैं, बट सब जगह नहीं, 100%। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, आपने सुना होगा अगर कोई जगह शैल लिखा हुआ है कोई प्रोविजन लॉ में, इसका तो मैंडेटरी है। मे लिखा हुआ मतलब ऑप्शनल है। ज्यादातर ये सही है, ज्यादातर शैल लिखा हुआ मतलब मैंडेटरी है, मे लिखा हुआ मतलब ऑप्शन, ज्यादातर, बट 100% नहीं है। अब कई लोग उसको 100 शैल का मतलब हमेशा मैंडेटरी, ऐसा नहीं है। शैल का मतलब जनरली मैंडेटरी होता है, हाउएवर कुछ केस में शैल का मतलब ऑप्शन भी होता है। मे का मतलब जनरली ऑप्शन होता है, बट कुछ केसेस में, जैसे एग्जांपल देता हूं, कंपनीज एक्ट का पहला सेक्शन देखो, सेक्शन नंबर 1, उसमें लिखा दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट मे बी कॉल्ड एज द कंपनीज एक्ट 2013, इसका तो मे लिखा हुआ है। आप बोले नहीं, मैं तो इसको कंपनीज एक्ट नहीं बोलूंगा, मैं तो इसको इनकम टैक्स एक्ट बोलूंगा, तो कंपनीज एक्ट बोलना मैंडेटरी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ मे मैंडेटरी है, मे वर्ड लगा हुआ है, बट मैंडेटरी है। इसको, इसका नाम कंपनीज एक्ट 2013 है, इसको कंपनीज एक्ट 2013 नहीं बोलेंगे। इसका मतलब आप अधूरी बात पता है, बच्चों रट लेते। शैल का मतलब इजी है ना, बताने वाले के लिए भी समझने वाला। शैल का मतलब हमेशा मैंडेटरी, मे का मतलब हमेशा, या कौन दिमाग लगाएगा? अच्छा, या सेक्शन का हमेशा सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज, कितना आसान है। अब इतना दिमाग लगाओ, पहले देखो सेक्शन के कंटेंट्स को देखो, फिर देखो साहब वो पैटर्न 1 वाला सेक्शन है या पैटर्न 2 वाला। अगर पैटर्न 1 वाला है तो हम ऐसे बोलेंगे, पैटर्न 2 वाला है तो हम ऐसे बोलेंगे। अब इतना दिमाग कौन लगाए? ठीक है, रट लिया सेक्शन का हमेशा सब सेक्शन आता है। अब वो तक बताने वाले की भी कमी है, वो पूरी बात, कई बार क्या होता है बताने वाले को खुद ही नहीं पता पूरी बात। देखो, लॉ इतना आसान सब्जेक्ट नहीं है। कई लोगों को लगता है लॉ में क्या है, थ्योरी है, याद कर लेंगे। नो भाई, ऐसा नहीं है। रटने के सब्जेक्ट थोड़ी है, रटने की थोड़ी है, बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, एंड बहुत थरो अंडरस्टैंडिंग चाहिए। इतना इजी सब्जेक्ट्स नहीं है, इतने इजी सब्जेक्ट्स नहीं। ठीक है, हाँ वो बच्चे होता है ना सब कैलकुलेशन है तो बहुत मुश्किल है। अरे भाई वो एक अलग चीज, बट क्वेश्चन ही लॉ को समझने के लिए बहुत नॉलेज चाहिए, बहुत, अगर सही ढंग से पढ़ना है, समझना है। और रटना है तो एक अलग बात है, ठीक है, फिर वो बोरिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप तरीके से पढ़ें समझे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बहुत। जैसे मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, आई एम बीएससी मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट, आई एम नॉट अ बीकॉम ऑनर्स ग्रेजुएट। मैंने बीकॉम नहीं किया, आई एम बीएससी मैथ्स ऑनर्स ग्रेजुएट, एंड आई वाज अ दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर इन अ मैथ्स ऑनर्स। तो जो आप बच्चों के हिसाब से जो कैलकुलेशन वाले सब्जेक्ट होते हैं, तो मैंने वो बहुत पढ़े हैं, और 18 पेपर मैथ्स के पढ़े थे ग्रेजुएशन में, एंड मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर था मैथ्स ऑनर्स में। तो मैंने वो कैलकुलेशन जो आप बोलते हैं वो भी बहुत पढ़ रखी है। फिर मैंने सीएस किया, एलएलबी किया। आई फाउंड दैट दिस इज मोर चैलेंजिंग। लॉ को पढ़ना, समझना, समझाना मोर चैलेंजिंग देन द मैथमेटिक्स। तो आप जो बोलते हैं कैलकुलेशन, एंड उतनी डिटेलिंग पता ही नहीं होती, चीजें पता ही नहीं है, खाली रट लिया एक लाइन की शैल का मतलब हमेशा मैंडेटरी, मे का हमेशा सेक्शन, हमेशा सेक्शन का हमेशा सब सेक्शन आएगा। तो होता क्या है, वो सब अधूरी अधूरी बात पता है, ठीक से नहीं पता। तो यहां पे हाँ, ज्यादातर सेक्शन पैटर्न 1 के होते हैं, मैं खुद बोलूं कॉमन, उसमें सेक्शन का सब सेक्शन आएगा। लेकिन ऐसे भी सेक्शन होते हैं जिसमें आपको सेक्शन के कंटेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, बट ऐसे सेक्शन कम होते हैं, इसलिए ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। उसमें सेक्शन का सब सेक्शन नहीं आएगा, सेक्शन सीधा क्लॉज आ जाएगा। क्योंकि सेक्शन 2 अभी बताऊंगा, क्योंकि सेक्शन 2 पैटर्न 2 वाला है। जो कंपनी का सेक्शन 2 जो है, अभी कोई इस टाइप का पैटर्न का पैटर्न 2 का है,
इधर सेक्शन का मैंने क्लॉज बोला है, सेक्शन 2 क्लॉज 20, मैंने सब सेक्शन नहीं बोला। क्यों ये पैटर्न 2 वाला अभी मैं बताऊंगा, इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। एंड सेक्शन 2 जो है, बस एक बात तो यहां तो पता लगेगी, जब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 वो पैटर्न 2 वाला सेक्शन है एंड इसलिए वेरी रेयर, एंड इसलिए यहां पे सेक्शन का मैंने सीधा क्लॉज बोला, सब सेक्शन नहीं बोला था। लेकिन अभी मैं कुछ और डिटेलिंग दूंगा, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। आई थिंक ये तो समझ में आ गया 2 पैटर्न के सेक्शन होते हैं एंड कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है। कॉमन पैटर्न पैटर्न 1 है एंड पैटर्न 2 रेयर है, होते हैं सेक्शन बट ऐसे कम, उस पैटर्न के सेक्शन काफी कम होते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। नाउ अब देखिए, आप ये तो क्लियर हो गया आपको। अब देखिए, आप बाय एंड लार्ज कोई भी एक्ट उठा ली, एनी एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, कंपनीज एक्ट, कोई भी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कोई भी एक्ट उठा लीजिए, क्या हर एक्ट में कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ टर्म्स के ऐसे होते हैं जो फ्रीक्वेंटली उस एक्ट में यूज होते हैं, बार बार यूज होते हैं। क्या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर इनकम वर्ड, एसएससी, फाइनेंशियल ईयर, क्या नाम है, असेसमेंट ईयर, क्या ये सब टर्म बार बार यूज होते होंगे। कंपनीज लॉ एक्ट के अंदर क्या कंपनी, मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, डायरेक्टर, मेंबर, क्या ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होते होंगे। यस। क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर, कंसिडरेशन, एक्सेप्टेंस, क्या ये टर्म फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। यस। तो हर एक्ट में बोलते हैं कुछ टर्म्स एक्सप्रेशंस ऐसे होते हैं जो बार बार फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। जो द टर्म्स एक्सप्रेशंस विच आर यूज फ्रीक्वेंटली अंडर एनी एक्ट, जो बार बार यूज होते हैं, तो उस हर एक्ट में क्या होता है, शुरू में उसकी डेफिनेशन दे दी जाती है। एंड सेक्शन 1 में तो नॉर्मली एक्ट का नाम होता है, जैसे कंपनीज एक्ट का भी सेक्शन 1 एक्ट का नाम है कि एक्ट का नाम कंपनीज एक्ट है और ये पूरे इंडिया पे लगता है ऑल दैट। तो स्टार्टिंग में नॉर्मली सेक्शन 2 में इस तरह की लैंग्वेज होती है। हर एक्ट की बात करूं मैं, कंपनीज एक्ट खाली बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑल द एक्ट्स। सेक्शन 2 की नॉर्मली लैंग्वेज कैसे होती है, सेक्शन 2 में हर एक्ट के लिए बता रहा हूं, इन दिस एक्ट, और दिस एक्ट का मतलब सेक्शन 1 में एक्ट का नाम लिखा हुआ है, इससे पहले जो सेक्शन है कि दिस एक्ट का जो भी एक्ट के अंदर है, एक्ट का नाम क्या है। इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन shall have the following meaning unless the context provides otherwise. In this act, कॉमा द फॉलोइंग वर्ड्स, जो भी एक्ट का नाम हो सेक्शन 1 में दिया होगा, द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। ये क्या मतलब है, मैं समझाता हूं। अब सबसे पहले यहां पे मान लीजिए सेक्शन 2 क्लॉज 1, यहां एक डेफिनेशन दे रखी है, क्लॉज 2 एक डेफिनेशन, क्लॉज 3, क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड सो ऑन। अच्छा, ये नंबरिंग जैसे कई जगह न्यूमरल्स होते हैं 1 2 3 4, कई बार ABCD, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2 क्लॉज H कॉन्ट्रैक्ट डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज H वह ABCD में है कि कंपनी ने सेक्शन 2 क्लॉज 20 न्यूमरल्स है, वो हर एक्ट में मतलब किसी में आपको अल्फाबेट्स हो सकते हैं, कहीं में न्यूमरल्स हो सकते हैं, वो तो देखना पड़ेगा हर एक्ट में। और ये है ना जो डेफिनेशंस होती है जैसे 6 7 जो भी ये क्लॉजेस, सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, देखिए यहां पे कुछ डिफाइन किया हुआ, यहां को डिफाइन किया हुआ, और ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होते हैं। अल्फाबेटिकल मतलब ये नंबर की बात नहीं कर रहा, यहां जो है जैसे अगर कंपनी लॉ की बात करूं, कंपनी वर्ड अगर सेक्शन 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है तो क्या डायरेक्टर वर्ड क्या उसके बाद डिफाइंड होगा, वो C से, डायरेक्टर D से, क्या उसके बाद डिफाइंड होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अच्छा, क्या आर्टिकल्स क्या उससे पहले सेक्शन 2 क्लॉज 20 से पहले डिफाइंड होगा, क्यों, आर्टिकल A से स्टार्ट हो रहा है, कंपनी C से स्टार्ट हो रहा है। जैसे डिक्शनरी में वर्ड्स अरेंज होते हैं ना, वैसे ही जितने भी मान ली 50 डेफिनेशन दे रखी है तो 50 डेफिनेशन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगी, ये भी पता होना चाहिए कि सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज होगी। एंड और ऊपर स्टार्टिंग में लैंग्वेज, ये तो डेफिनेशन सारी अलग अलग, और स्टार्टिंग में इन दिस एक्ट मतलब पूरे एक्ट के लिए
द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन सेल द फॉलोइंग मीनिंग, मतलब यहां पे जो भी वर्ड एक्सप्रेशन डिफाइन का जो भी उसका मीनिंग दे रखा है यहां पे, क्या ये पूरे एक्ट के लिए लिखा ना, इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए ये डेफिनेशन है इन वर्ड्स एक्सप्रेशन की। यहां एक चीज डिफाइन किया, मान ली यहां पे डिफाइन जो भी किया हुआ है, जैसे आपको डिफाइन करेगा, जैसे कंपनी लोग आर्टिकल्स, आर्टिकल्स मीन सो एंड सो, तो पूरे कंपनी जो आर्टिकल जहां भी आएगा आर्टिकल का मतलब वही लेना जो यहां दे रखा है, ठीक है ना, पूरे एक्ट के लिए, ठीक है। लेकिन साथ में लिखा हुआ अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज लिखा हुआ है, और ये मैं कंपनी एक्ट की बात नहीं कर रहा हूं, ये हर एक्ट में ऐसे होता है। द वर्ड्स एक्सप्रेशन विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड अंडर दैट एक्ट दैट डिफाइंड इन द वेरी बिगिनिंग इन सेक्शन 2, एंड उसके स्टार्टिंग में सेक्शन 2 में ये लैंग्वेज ऐसे होती है, इन दिस एक्ट द फॉलोइंग वर्ड्स एक्सप्रेशन शैल हैव द फॉलोइंग मीनिंग, मतलब पूरे एक्ट के लिए इन वर्ड्स एक्सप्रेशन की यही मीनिंग हो जो यहां दे रखे हैं, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इससे क्या मतलब अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, इसका मतलब ये हो कि अगर इन्हीं वर्ड्स एक्सप्रेशन के कोई जगह किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में अदरवाइज डिफरेंट मीनिंग दे रखे हैं, डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन हियर, फिर वहां डिफरेंट ले लीजिएगा, वहां डिफरेंट ले लीजिएगा। अब इसका रेलेवेंस क्या मैं समझा देता हूं, ऐसा क्यों किया गया। एक्चुअली मान ली एक टर्म, एक एक्सप्रेशन, एक वर्ड है जो एक एक्ट में 50 या 100 जगह यूज हो रहा है। लॉ मेकर्स को लगता है कि 100 में से 95 प्लेसेस पे तो सेम मीनिंग होना है और 5 जगह उसके मीनिंग डिफरेंट चलने हैं। एक तो तरीका कि 100 के 100 जगह जहां वो वर्ड यूज हो 100 जगह डिफाइन करो, 95 जगह एक जैसा डेफिनेशन हो जाएगा, 5 जगह अलग हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह क्या करिए, हमने क्या जो 95 जगह डेफिनेशन चलनी है वो सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया, लिखा ना इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए डेफिनेशन ये चलेगी। 5 जगह जो डिफरेंट है, जहां डिफरेंट लेना वहां अलग से डिफाइन कर दिया कि साहब फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन इस वर्ड का मतलब ये लेना है। अच्छा, वहां पे जब अलग से डेफिनेशन दे रखी डिफरेंट देन व्हाट इज गिवन सेक्शन 2, तो क्या वहां डिफरेंट वाली हम फॉलो करेंगे, क्योंकि सेक्शन 2 में भी लिखा अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, इसी लिखा हुआ है। अच्छा, मान लीजिए ये लैंग्वेज नहीं होती यहाँ पे, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज ये नहीं लिखा होता सेक्शन 2 में, अगर ये चीज नहीं लिखी होती तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता, क्योंकि इसके हिसाब से पूरा एक्ट में जहां भी ये टर्म्स एक्सप्रेशन जो यहां डिफाइंड है दे रखे हैं, पूरा एक्ट में यही मीनिंग लेना है और कुछ नहीं ले सकते। लेकिन किसी पर्टिकुलर सेक्शन में उसी वर्ड का मीनिंग कोई डिफरेंट दे रखा है, डिफरेंट देन सेक्शन 2, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो टू अवॉइड दैट कॉन्ट्राडिक्शन यहां साथ में के लिए दैट टू अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, मतलब अगर किसी कॉन्टेक्स्ट में उसका अदरवाइज डिफरेंट मीनिंग दे रखा है तो वहां डिफरेंट मीनिंग आप ले लीजिए जो वहां दे रखा है। तो इससे लॉ मेकर क्या करते हैं कि आपको यहां पे डेफिनेशन दे दी आपको सेक्शन 2 में जो पूरे एक्ट में वही, अच्छा जहां भी वो वर्ड एक्सप्रेशन पूरे एक्ट में जहां भी यूज होगा और उसकी अलग से कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी, क्या यही डेफिनेशन हम फॉलो करेंगे जो सेक्शन 2 में दे रखी है, और अलग से दे रखी है तो क्या वो अलग वाली फॉलो करेंगे, और इस बात को करने की परमिशन सेक्शन 2 में दे रखी है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। वो इसलिए क्योंकि लॉ मेकर को पता है हो सकता है किसी किसी केस में उसको अलग से डिफाइन करना पड़े फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस और पर्टिकुलर सेक्शन, ऑल दैट, दैट्स व्हाई ये लैंग्वेज के साथ में अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, इट मींस पूरा एक्ट। अच्छा, क्या जो सेक्शन 2 में जो डेफिनेशंस होती हैं, कैन आई कॉल इट द जनरल डेफिनेशंस, कि जनरली यही चलेंगे डेफिनेशंस, yes no, can I call it the general definition? Yes, these are general definition, generally पूरे एक्ट में ये डेफिनेशन यही चलेंगी जो जो वर्ड्स एक्सप्रेशन डिफाइंड है। हाँ, अगर इसी के कोई डिफरेंट मीनिंग किसी पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में दे रखे हैं तो वहां डिफरेंट ले लेना, और इस बात को करने की इजाजत यहां दे रखी है अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। कैसे तो वो स्पेसिफिक मीनिंग होगा, ओनली लिखा रहेगा फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इस वर्ड का मतलब ये लेना है, ऐसे लिखा रहेगा। लेकिन सेक्शन 2 में जो डेफिनेशन है किसी पर्टिकुलर सेक्शन लिखा इन दिस एक्ट, पूरे एक्ट के लिए अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदर। कितनी स्मार्ट लॉ बनाना, कितना स्मार्ट ड्राफ्टिंग। मैं बोलता हूं लॉ बनाना सबसे टेढ़ा काम है। जो लॉ बना होता है उसको समझने में इतनी परेशानी होती है, इतना दिमाग लगाना पड़ता है। तो जो लॉ ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं, सोचिए उनका कितना दिमाग होगा, कितना सोचते होंगे। तो यहाँ पे इस तरीके सेक्शन 2 स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब मैंने कहा था हर एक्ट में जो उस एक्ट के अंदर कॉमनली यूज टर्म्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं, उनको सेक्शन 2 में डिफाइन कर दिया जाता है, और ये साथ में लैंग्वेज होती है in this act the following words expression shall have the following meaning and general definition हो गया unless the context provides otherwise। क्या स्मार्ट वे ऑफ ड्राफ्टिंग है, कोई बार बार नहीं तो उनको डिफाइन करना पड़ेगा हर जगह जहां यूज हो रहा है। मोस्टली जगह तो सेक्शन 2 वाली डेफिनेशन ही चल जाएगी। हाँ, कोई जगह जहां पे डिफरेंट यूज होना है वहां अलग से डिफाइन कर देंगे, अदरवाइज हमेशा सेक्शन 2 की। एंड इसलिए सेक्शन 2 की डेफिनेशन को हम जनरल डेफिनेशन बोलते हैं। अब मैंने सेक्शन 2 का स्ट्रक्चर बताया कि हर एक्ट में सेक्शन 2 का क्या पर्पस है, उसमें क्या होता है, जनरल डेफिनेशन होती है ऑफ द टर्म्स विच आर फ्रीक्वेंटली यूज अंडर दैट लॉ। तो मैंने जो सेक्शन 2 के बाद बताया, मैंने खुद बताइए जो सेक्शन 2 जो होता है एक्ट का, क्या ये पैटर्न 1 वाला सेक्शन है, पैटर्न 2 वाला? पैटर्न 1 जिसमें बताया सेक्शंस के जो कंटेंट्स है वो इंटरकनेक्टेड है, और पैटर्न 2 जो सेक्शन है कंटेंट इंडिपेंडेंट है।
तो बताइए सेक्शन 2 जो होती है इसमें जनरल डेफिनेशन होती है, क्या ये पैटर्न 1 वाला सेक्शन है पैटर्न 2 वाला? ऑब्वियसली पैटर्न 2, ऑब्वियसली पैटर्न 2। क्यों? मुझे बताइए, यहां पे ये एक अलग डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर वर्ड एक्सप्रेशन डिफाइंड है, ये अलग डेफिनेशन है, ये अलग डेफिनेशन, ये अलग डेफिनेशन, सब अलग अलग डेफिनेशन है। एक ही सेक्शन के अंदर दे रखा है सेक्शन 2 में, लेकिन सब अलग अलग डेफिनेशन, दे आर नॉट इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। इट मींस क्या सेक्शन 2 जिसमें जनरल डेफिनेशन होती है एक्ट में, क्या वो पैटर्न 2 वाला सेक्शन है? और जो पैटर्न 2 वाला सेक्शन को पढ़ने का तरीका क्या होता है, सेक्शन का सीधा क्लॉज आ जाएगा, सब सेक्शन नहीं आता। एंड आपको अब ये इतनी डिस्कशन के बाद एक बात समझ में आ गई होगी कि सेक्शन 2 क्या होता है, सेक्शन 2 में किस तरह की चीज होती है, एंड हाउ सेक्शन 2 is of pattern 2 section and is not of pattern 1, not of pattern 1। अच्छा, इसका मतलब खाली सेक्शन 2 ही पैटर्न 2 नहीं होता, और भी कुछ कुछ सेक्शन रेयर है। मैंने कहा पैटर्न 2 वाले सेक्शन रेयर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि साहब सेक्शन 2 ही खाली ऐसा है, और भी कुछ कुछ सेक्शंस होते हैं जो पैटर्न 2 वाले होते हैं, लेकिन कम होते हैं। ज्यादातर सेक्शन पैटर्न 1 वाले होते हैं, जहां पे कंटेंट्स और सेक्शन इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, जिसमें सेक्शन का सब सेक्शन पढ़ेंगे। लेकिन पैटर्न 2 वाले भी सेक्शन 2 तो होता ही वैसा ही है, तो डेफिनेशन होती है, सारी अलग अलग डेफिनेशन है। लेकिन इसके अलावा कुछ कुछ सेक्शन और भी हो सकते हैं जो पैटर्न 2 वाले हैं, एंड उसे पढ़ने का तरीका सेक्शन के बाद क्लॉज आ जाएगा, सीधा सब सेक्शन नहीं है। अब तो इतनी छोटी सी एक बात बताने के लिए कितनी कहानी रखनी पड़ी। कई लोग तो मैंने देखा है लॉ पढ़ाते हैं, बच्चों तो छोड़िए, टीचर्स लॉ पढ़ाते हैं, सेक्शन 2 सब सेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन है, वो खुद सब सेक्शन बोलते हैं। मैं एक बार पढ़ा था, एक बच्चा मुझे बोला, सर हमने कहीं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले पढ़ा था, और वहां पे हमें टीचर ऐसे बोलते सेक्शन 2 सब सेक्शन एच में कॉन्ट्रैक्ट, वो सब सेक्शन एच नहीं है, सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है। अब सोच के देखिए, टीचर्स इतनी डेप्थ ही नहीं, इतनी चीजें नहीं पता उनको, ठीक है, इतनी चीज रिलेट कर पाए। आई होप ये क्लियर है आपको, ठीक है। एंड सेक्शन 2 भी इसी बहाने मैंने बताया कि हर एक्ट में सेक्शन 2 जो होता है वो कैसा होता है, उसका क्या पर्पस है, उसमें जनरल डेफिनेशन होती है, और सेक्शन 2 का जो कोई डेफिनेशन अलग अलग है, इसे पैटर्न 2 वाला सेक्शन है, एंड इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। दैट्स व्हाई सेक्शन का सीधा हम क्लॉज बोलेंगे एंड नॉट द सबसेक्शन, नॉट द सबसेक्शन। अब एक छोटी सी बात बताने के लिए मैं सेक्शन 2 का क्लॉज 20 क्यों बोला, इसके लिए मेरे को इतनी डिस्कशन करनी पड़ी। एनीवे, बट इसका पर्पस सिर्फ कंपनीज एक्ट नहीं था, आपको हर लॉ का बारे में पता लगा कि हर लॉ के अंदर सेक्शन 2 जो होता है उसका क्या पर्पस होता है, एंड इसको हम ऐसे क्यों पढ़ते हैं, एंड ये सारी बातें को पता लगी। तो एक चीज के बहाने में इतनी चीजें बता देता हूं, सो दैट आपको अल्टीमेटली क्या होगा, आपको और भी चीजें पढ़ने में बहुत उससे हेल्प मिलेगी। एनीवे, नाउ वी कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ कंपनी गिवन द सेक्शन 2 क्लॉज 20। यहां भी सेक्शन 2 की स्टार्टिंग लैंग्वेज तो स्टैंडर्ड, मैं फिर भी लिख देता हूं दोबारा। In this act, that is Companies Act 2013, सेक्शन 1 में इसका नाम दे रखा है, the following words or expression shall have the following meaning unless the context provides otherwise। ये तो कॉमन लैंग्वेज है सारे डेफिनेशन के लिए, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इसको हम मार्क करता हूं, इंपॉर्टेंट, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, अभी बताया था मतलब आपको। अब सीधा हम क्लॉज 20 की बात करते हैं, सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब आपको समझ में आएगा मैं क्लॉज क्यों बोल रहा हूं, सब सेक्शन क्यों नहीं बोल रहा। देख क्या डेफिनेशन दे रखी कंपनी की अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तो कॉमन लैंग्वेज है, मैंने सेक्शन 2 में ये स्टार्टिंग में, बाकी क्लॉजेज अलग अलग है, तो क्लॉज 20 पे आते हैं कंपनी की डेफिनेशन। ये तो आपका कॉमन है सब, ये भी इसके साथ भी लिंक होगा। कंपनी की डेफिनेशन देख क्या दे रखी है, इट सेज दैट company means a company incorporated
under Companies Act 2013, or under any of the previous laws relating to companies. Or any of the previous law relating to company. Company means a company incorporated under Companies Act 2013, that is the present act, or under any of the previous law relating to company. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, देखिए कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हैं. कंपनी मीन्स अ कंपनी. अगर मैं ए को डिफाइन करना बोला ए मीन्स ए, डज इट मेक एनी सेंस? नो. इसका मतलब क्या, यहां जो कंपनी की टेक्निकली कंपनी एक्ट के अंदर कंपनी की क्या डेफिनेशन है वो बात कर रहे हैं. क्या यहां पे दोनों कंपनी वर्ड के मीनिंग में फर्क? मैंने बताया वन वर्ड इज अ डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट. अब देखो एक ही सेंटेंस में दो बार कंपनी वर्ड यूज हो रहा है लेकिन मीनिंग में फर्क है. यहां पे जो कंपनी वर्ड टेक्निकली कंपनी का मतलब कि कंपनी किसको कहते हैं, यहां कंपनी का एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जनरल सेंस में ग्रुप ऑफ पर्सन. तो कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इनकॉर्पोरेटेड, यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. मैंने बताया था ना, आप देखो वहां इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन ऑफ पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, यहां इनकॉर्पोरेट का मतलब फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. कई बच्चे बोलते हैं सर ये कैसे पता लगता है कि साहब यहाँ, बेटा एक्सपीरियंस है, धीरे धीरे, अभी एक दिन में थोड़ी होगा. मेरे को पढ़ाते हुए मोर देन 20 ईयर्स हो गए. ठीक है, आप सोचेंगे साहब जितना जो जैसे मैं पढ़ समझता हूं चीजों को आप एक दिन में समझने लग जाएंगे, कैसे होगा? इट टेक्स टाइम. लेकिन रास्ता में बताऊंगा क्या करना है, कैसे पढ़ना है, कैसे फॉलो करना है. आप धीरे धीरे आप वहां पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है. लेकिन आपको एक दिन में नहीं, इट टेक्स टाइम. ठीक है, सब आएगा, धीरे धीरे आएगा, एक्सपीरियंस सब कुछ आता है, अपने आप समझदारी आने लग जाती है. देखिए यहां कंपनी टेक्निकली कंपनी मीन्स एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड. यहां इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड वेयर ईदर अंडर कंपनीज एक्ट 2013 जो प्रेजेंट लॉ चल रहा है कंपनी से रिलेटेड. अच्छा, मैंने बताया ये एक्ट मेनली 1 अप्रैल 2014 से ऑपरेटिव हुआ था. बताया था ना मैंने पहले लेक्चर में, 1 अप्रैल 2014 से ऑपरेटिव हुआ था. इसका मतलब जो भी कंपनी 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स बनी है, क्या वो इस एक्ट में बनी होगी? लेकिन जो 1 अप्रैल 2014 से पहले ही फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड हुई, क्या इससे पहले वाले कंपनी लॉ में ये भी, और विच आर इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉज रिलेटेड कंपनी. अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था क्या प्रीवियस लॉज थे. क्या इससे पहले कंपनीज एक्ट 2013 से पहले कंपनीज एक्ट 1956 था? क्या इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1913 था? क्या इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1882 था? क्या इससे पहले इंडियन कंपनीज एक्ट 1866 था? ये सुनो, या सारे आगे से अंडर एनी द प्रीवियस लॉ. कौन से लॉ? जो कंपनी से रिलेटेड है, ये सारे आपके आगे. अब सोचिए, देखो एक कंपनी मान लिया 1975 में इनकॉर्पोरेट हुई, रजिस्टर हुई फॉर्म 1975, तो उस समय कौन सा एक्ट चला था? ये वाला एक्ट 1956 में जो बना था. कोई कंपनी अगर 2000 मान लिया 15 में बनी तो कौन सा एक्ट में? कंपनीज एक्ट 2013. लेकिन कोई कंपनी मान लिया 1950 में इनकॉर्पोरेट हुई 1950, तो उस समय तो ये एक्ट नहीं था. उससे पहले कौन था? इंडियन कंपनी 1913, तो उसके अंदर इनकॉर्पोरेट होगी. इसका तो सब कवर होगी अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस इनकॉर्पोरेटेड ईदर अंडर दिस और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस लॉ, वो सब कवर. इसका मतलब कोई कंपनी चाहे प्रेजेंट कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई हो, जो अभी चल रहा है कंपनीज एक्ट 2013, या इससे पहले जो भी कंपनीज एक्ट थे मैंने सब लिख दिए हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कब वो इनकॉर्पोरेट होती है. बताया 1975 में इनकॉर्पोरेट होती है, इस एक्ट में हुई होगी. 1950 में हो तो इस एक्ट में हुई होगी. ये सुनो, 1910 में हुई 1910, तो इससे भी पहले इसमें हुई होगी इंडियन कंपनी 1882. ये सुनो, इट मींस कब वो इनकॉर्पोरेट, उस समय जो भी कंपनी एक्ट चल रहा था उसी के अंदर, उसी के अकॉर्डिंगली इनकॉर्पोरेट हुई, उसी के हिसाब से फॉर्म एंड रजिस्टर हुई होगी. वो सब कंपनी है. अब मैं दोबारा बोलता हूं, कंपनी टेक्निकली मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन विच इज फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड either as per the new act or as per any of the previous law. जिस समय जब इनकॉर्पोरेट, उस समय जो भी लॉ चल रहा था उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई, वो आपको सब कंपनी है. अच्छा, ये जो डेफिनेशन, ध्यान सुनिएगा, ये जो डेफिनेशन है, क्या ये डेफिनेशन पूरे कंपनी एक्ट में लिखा इन दिस एक्ट कंपनी एक्ट 2013, क्या ये डेफिनेशन पूरे एक्ट में कंपनी एक्ट 2013 में जहां भी कंपनी वर्ड आएगा
क्या यही कंपनी का मीनिंग लिया जाएगा? इन द एंटायर कंपनीज एक्ट 2013 वेयर एवर द वर्ड कंपनी विल अपीयर, और ऑलमोस्ट हर सेक्शन में कंपनी वर्ड तो ऐसा है कि हर सेक्शन में आएगा। हाँ, अनलेस द कॉन्टेक्ट, वो अलग बात है, कोई कॉन्टेक्स्ट में कंपनी का अलग डेफिनेशन दे रखी, वो अलग बात है। अगर अलग नहीं दे रखी, कोई अलग से कंपनी की डेफिनेशन नहीं दे रखी, कंपनी वर्ड यूज हो रहा है, तो क्या हर जगह कंपनी का डेफिनेशन मीनिंग यही लिया जाएगा जो यहां दे रखा है सेक्शन 2(20)? अब देखो मैं एक चीज बताता हूं, ये क्यों लिखा गया डेफिनेशन के अंदर, और अंडर एनी ऑफ द प्रीवियस ये क्यों लिखा गया? अच्छा, डेफिनेशन खाली ये होती, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बस यहां तक होता, मान लिया सिर्फ, ये आगे का पोर्शन नहीं होता, खाली यहां तक होता, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बस यहां तक होता। इसके आगे का जो चीज है वो नहीं होती। अगर नहीं होती तो इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब जो कंपनी 1 अप्रैल 2014 से पहले बनी, जब यह नया एक्ट ऑपरेटिव हुआ, क्या वो इसमें कवर होती? नहीं। खाली कौन सी कंपनी कवर होती? जो 1 अप्रैल 2014 ऑनवर्ड्स नया एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुई, खाली वो कवर होती। इसका मतलब जो 1950 में, 1975 में, 1980 में, जो भी मतलब पुराने जितने भी कंपनी लॉ, उनमें जो इनकॉर्पोरेट, वो कवर नहीं होती। वो कवर नहीं होती तो कंपनीज एक्ट 2013 के जितने भी सेक्शन जहां जहां कंपनी वर्ड आ रहा है, ऑलमोस्ट हर सेक्शन में कंपनी वर्ड आएगा, और उनमें अगर अलग से कंपनी की डेफिनेशन दे, वो तो कोई कोई जगह होगा ना जहां अलग से डेफिनेशन दे रखे, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स, वो तो छोड़ दीजिए। मैक्सिमम जगह तो कुछ अलग से डेफिनेशन नहीं होगी, वहां यही डेफिनेशन लगी। तो क्या उन सेक्शन में वो कंपनी कवर होती जो कंपनी ओल्ड कंपनी जो प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर इनकॉर्पोरेट? नहीं, वो कवर नहीं होती, क्योंकि कंपनी की डेफिनेशन क्या है? कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट, खाली है, वो कवर ही नहीं होती। वो कवर नहीं होती, इसका मतलब क्या हुआ? क्या वो सेक्शन के प्रोविजन उन कंपनीज पे लगते हैं? नहीं, उन कंपनी पे अप्लाई नहीं होते जो प्रीवियस कंपनी लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई। डोंट यू थिंक बड़ी प्रॉब्लम हो जाती? अब सोच के देखो, मान लिया कंपनी एक्स लिमिटेड, ये 1980 में इनकॉर्पोरेट हुई, किसके हिसाब से? कंपनीज एक्ट 1956। कोई दूसरी कंपनी वाई लिमिटेड, ये 1950 में इनकॉर्पोरेट हुई अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनी 1913। अब ये कंपनी की, मान ली कंपनी यहीं तक डेफिनेशन होती, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, नहीं, अगर नहीं होता तो क्या होता? तो वो एक्स लिमिटेड 1980 में इनकॉर्पोरेट एज पर कंपनीज एक्ट 1956, क्या आज के दिन वो एक्ट चल रहा है? नो, वो तो एबॉलिश हो गया। वाई लिमिटेड जो 1950 में इनकॉर्पोरेट एज पर इंडियन कंपनीज एक्ट 1913, क्या वो लॉ चल रहा है? नहीं, वो भी एबॉलिश हो गया। इसका जिन एक्ट्स के अंदर ये कंपनी बनी थी, वो एक्ट तो खत्म हो गए, और जो एक्ट अभी चल रहा है, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013, उस एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं हो रही। कंपनी की डेफिनेशन में मान लिया हमने बोला कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बस। इसका मतलब जो उस एक्ट में आप बनी, उस एक्ट में वो एक्ट तो खत्म हो गए, और जो एक्ट अभी चल रहा है वहां पे कंपनी की डेफिनेशन में कवर्ड ही नहीं है। इसका पूरे कंपनी एक्ट में जहां भी कंपनी वर्ड आएगा, उस डेफिनेशन के हिसाब से, उस डेफिनेशन के हिसाब से कवर्ड ही नहीं, तो वो सेक्शन के प्रोविजन आप पे अप्लाई नहीं होंगे। डोंट थिंक ये कंपनी जिस एक्ट में बनी थी उससे रेगुलेट हो नहीं रही, कि वो एक्ट तो खत्म हो गया, और जो एक्ट चल रहा है उससे भी रेगुलेट नहीं हो रही। क्या ये कंपनी अनाथ जैसे हो जाएगी, ऑर्फन की तरह? जैसे बोलते ना, जन्म देने वाले माता पिता चल बसे, मतलब जिस एक्ट के अंदर ये कंपनी बनी थी, मतलब जन्म देने वाला लॉ जिसके थ्रू ये बनी थी, वो लॉ खत्म हो गया, जन्म देने वाले माता पिता चल बसे, और किसी नए ने आपको अडॉप्ट नहीं किया, तो क्या होगा? ऑर्फन ही होता, अनाथ हो जाता है बच्चा। तो वैसे नए एक्ट ने आपको अडॉप्ट नहीं किया, नए एक्ट ने आपको कंपनी नहीं माना, तो आपको अल्टीमेटली उस नए एक्ट के प्रोविजन आप पे लगेंगे नहीं, यू विल नॉट बी रेगुलेटेड बाय द प्रोविजन न्यू एक्ट। ओल्ड एक्ट जिसके हिसाब बने थे वो खत्म हो चुका, तो फिर वो कंपनी तो अनरेगुलेट, किसी भी लॉ से रेगुलेट नहीं होगी। डोंट यू थिंक बड़ी एब्सर्ड सिचुएशन हो जाएगी? उस पॉइंट ऑफ से ऐसी दिक्कत ना है, इसलिए इन्होंने डेफिनेशन में ये भी लिखा। देखो कई बार क्या होता है, कोची को बोले ये ना हो तो तब उसकी होने की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, ये नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी। कई बार क्या होता है, हम इस चीज को ऐसे ना समझते हैं, कई बोलते ना, कई बोलते हैं घर में बोलते हैं मम्मी को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, स्पेशली जो मम्मी हाउसवाइफ हैं, बच्चे उनके कब्जे, अरे मम्मी ठीक है, कौन सा मम्मी काम करे। लेकिन 1-2 दिन मम्मी घर से गायब हो जाए, किसी काम से बाहर चली जाए, तो सबको घर में नानी याद आती है कि मम्मी क्या इंपॉर्टेंट, मतलब नहीं, कई चीज होती है जब कोई चीज नहीं होने पे उसकी इंपॉर्टेंस। वैसे ही मैंने इसको एक बार हटा दिया, मान लिया कि ये नहीं होता, तब आपको इंपॉर्टेंस समझ में कि ये नहीं होता तो क्या होता। जितनी भी कंपनी पुराने कंपनी लॉ के अंदर बनी है, ठीक है, वो तो यहाँ कवर ही नहीं हुई, और पुराने कंपनी लॉ खत्म हो चुके, फिर उन कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कोई कंपनी एक्ट ही नहीं है, तो इसका तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए डेफिनेशन के अंदर उन्होंने क्या किया है, ये बोला कंपनी का मतलब वो भी कंपनी है जो नए एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई, और जो पुराने लॉ के हिसाब से वो भी कंपनी है। इसका मतलब चाहे आप नए एक्ट के हिसाब से फॉर्म रजिस्टर्ड हुए हो इनकॉर्पोरेट,
या इससे पहले वाले किसी भी कंपनी लॉ से रिलेटेड फॉर्म से रजिस्टर, उससे मतलब नहीं है। वो तो जिस समय आप इनकॉर्पोरेट उस समय जो भी कंपनी एक्ट चला तो उसके अकॉर्डिंगली आप इनकॉर्पोरेट होंगे। आज के दिन आप सब कंपनी मानी जाएंगी एज पर कंपनी एक्ट 2013। इसका मतलब कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन उन सभी कंपनी पे लगेंगे, चाहे इस एक्ट के हिसाब से, नए एक्ट के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हो, चाहे पहले वाले कंपनी लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई, इन सब के ऊपर कंपनी एक्ट 2013 के प्रोविजन अप्लाई होंगे। अच्छा, हम और दूसरे एंगल देखेंगे, प्रोविजन लगेंगे तभी तो कंपनी नए एक्ट के हिसाब से रेगुलेट होंगे, उनका कामकाज नए एक्ट के हिसाब, नए एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, नए एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। इसी बात नए एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक चीज आपको अच्छा, कोई कंपनी जब भी बनी, चाहे नए एक्ट के हिसाब से बनी चाहे पुराने एक्ट, आज हर कंपनी क्या अपना बिजनेस क्या नए कंपनी के हिसाब से चला रही है? आर दे फॉलोइंग द, अपनी कोई जनरल मीटिंग कर रही है, शेयरहोल्डर्स की मीटिंग, डायरेक्टर्स की मीटिंग, डायरेक्टर से अपॉइंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आर दे डूइंग इट एज पर द कंपनी एक्ट 2013? यस, जो एक्ट अभी चल रहा है ऐसा, लेकिन वो तब करेंगे ना जब इस एक्ट के कंपनी के डेफिनेशन में कवर होंगे, तभी तो इस एक्ट में जो भी सेक्शन जहां कंपनी वर्ड यूज हो रहा है ऑलमोस्ट हर सेक्शन में, तभी तो सेक्शन के प्रोविजन अप्लाई होंगे। एंड उस पॉइंट पे कितना इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई इन्होंने ये भी लिखा है, इट मींस आप जो भी एक्ट में बनी हो, चाहे अभी वाले एक्ट में या पुराने वाले कंपनी एक्ट में, अल्टीमेटली नाउ एवरी कंपनी इज बीइंग गवर्न्ड बाय द प्रोविजंस ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड वो गवर्न हो नैक के हिसाब से, इसलिए कंपनी के डेफिनेशन में सबको कवर किया, अदरवाइज गवर्न नहीं होते, नैक के प्रोविजंस पे अप्लाई नहीं होते एंड वो रेगुलेट ही नहीं होते एज पर न्यू एक्ट, ओल्ड एक्ट खत्म हो चुके, इसलिए समस्या ना ऐसी, इसलिए डेफिनेशन में लिखा हुआ है कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज एसोसिएशन पर्सन whether it is formed and registered as per the new act or as per any of the previous law, वो सब कंपनी मानी जाएगी। इस एक्ट के अंदर कंपनी वर्ड जहां भी आएगा, ये डेफिनेशन इसके हिसाब से पुरानी नहीं सब कंपनी है एंड सभी इस एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से काम करेंगी। हाँ, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स, इसका मतलब क्या हुआ, जो डेफिनेशन मैंने यहां बताई, और खाली यही डेफिनेशन नहीं है, सेक्शन 2 में जितनी भी डेफिनेशन है, पूरा एक्ट में जहां भी वो टर्म यूज होगा, क्या जो डेफिनेशन सेक्शन 2 में जिसको जनरल डेफिनेशन बोलते हैं, क्या पूरे एक्ट में सेम डेफिनेशन फॉलो करेंगे? अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज। इंटरेस्टिंग लग रहा है? आप सोच के देखो, कितने लोगों में देखा सेक्शन 2 के बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप सोच के देखो, सेक्शन 2 की अगर समझ नहीं है आपको, आप उस एक्ट में मोस्टली चीजें मिस कर जाएंगे। क्यों? कि उस एक्ट के अंदर जो टर्म बार बार यूज हो रहे हैं, उनकी जनरल डेफिनेशन कहां दे रखी है? सेक्शन 2 में, और आपको सेक्शन 2 की जानकारी नहीं है। आप उस एक्ट को क्या पढ़ रहे हैं? उस एक्ट में जो टर्म जहां जहां भी आपको यूज हो रहे हैं, उन सब की डेफिनेशन सेक्शन 2 में दे रखी है, अलग से उनकी कोई डिफरेंट डेफिनेशन दे नहीं रखी, तो हर जगह सेक्शन 2 यूज होगा उनका मीनिंग समझने के लिए, और आपको सेक्शन 2 की समझ नहीं है। डोंट यू थिंक आप समझ ही नहीं पाएंगे उस एक्ट को, प्रोविजंस को, आधे से ज्यादा चीज आपको क्लियर ही नहीं होंगी। इसलिए कितनी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 2, अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट है, एंड जिसमें जनरल डेफिनेशन क्या होती है, जनरल डेफिनेशन आपको होती है। अब मैं इसमें लिखा ना, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड, इसका भी एग्जाम्पल देता हूं, आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी हो जाएगी। मैं इसका भी एग्जांपल देता हूं। देखो, कहने के लिए 2 लाइन की डेफिनेशन, लेकिन समझने के लिए कितनी सारी चीजें हैं और कितना टाइम लगता है समझने के लिए। 1.5 घंटा हो गया, एक आप करीब 45 मिनट से ज्यादा हो गए खाली इसी चीज को हम डेफिनेशन और कंपनी की बात करें। नाउ मैं एक सिचुएशन, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज, इसी को समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। अपनी एक बहुत कॉमनली सभी ने सुना होगा, ये सब एक कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, एंड दिस कंपनी इज द सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर। ये होल्डिंग कंपनी है एंड दिस इज सब्सिडरी कंपनी। आई होप सबने सुना होगा, ये होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, वेरी कॉमन एग्जांपल। यूनिलीवर होल्डिंग कंपनी एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। पहले इसको हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बोलते, नाम बदल गया था बाद में, नाउ इट इज कॉल्ड HUL, पहले HLL बोलते थे, एंड इसकी सब्सिडरी। मैं अभी होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ा नहीं रहा हूं, खाली एक चीज को समझाना, एक पॉइंट को, एंड होल्डिंग सब्सिडरी के बारे में डिटेल में आगे बात करें। देखिए, मोटी मोटी बात आपने भी सुनी होगी, सब होल्डिंग कंपनी वो जो दूसरी कंपनी की मोर देन 50% शेयर होल्ड करें, ऑल दैट, वो सब बातें बात की। आप कैसे डिफाइन करो? होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, करोगे, विच होल्ड्स मोर देन 50% शेयर्स ऑफ द अदर कंपनी। सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो जब बोले होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी,
तो इसका कंपनी का मतलब कहां से लोगे? सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, वो तो बाकी बात की बात है कि साहब विच होल्ड्स मोर देन 50% या जिसके मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रहे हैं, जिसके होल्ड कर रहे हैं वो सब्सिडरी है, जो होल्ड करे वो होल्डिंग कंपनी है। तो कंपनी के डेफिनेशन कहां लोगे? सेक्शन 2+20 जो अभी हमने पढ़ा पूरा एक्ट के लिए। एंड कंपनी के भी डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी? कंपनी मीन्स अ कंपनी एसोसिएशन पर्सन incorporated that is formed and registered either as per Companies Act 2013 or under any of the previous law relating company। ये पढ़ा। अच्छा, यूनिलीवर जो है ये यूके की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं, इसे यूके कंपनी, और ये इंडियन कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडियन कंपनी, उसकी सब्सिडरी है इंडियन कंपनी। अच्छा, ये इंडियन कंपनी है, ये तो कंपनी की डेफिनेशन में आ रहा है, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर, मतलब इंडियन कंपनी लॉ, इनकॉर्पोरेटेड इंडियन कंपनी लॉ, चाहे प्रेजेंट कंपनी लॉ चाहे प्रीवियस कंपनी लॉ। लेकिन यूनिलीवर तो यूके कंपनी, तो इंडियन कंपनी लॉ के हिसाब थोड़ी बनी है, ये तो यूके के लॉ के हिसाब से बनी है। तो क्या ये आपको कंपनी की जो डेफिनेशन है क्या उसमें फिट हो रही है? नहीं। यूनिलीवर की कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2+20 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर इंडियन कंपनी लॉ वेदर प्रेजेंट इंडियन कंपनी लॉ और द प्रीवियस। यूनिलीवर तो यूके की ब्रिटिश कंपनी है, तो ये इंडियन कंपनी लॉ में थोड़ी स्टैब्लिश हुई है, तो फिर ये कैसे? ये तो कंपनी नहीं है। अच्छा, कंपनी की डेफिनेशन फिट नहीं है सेक्शन 2+20। अच्छा, जब कंपनी की डेफिनेशन फिट नहीं हो रही तो ये फिर होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी की तो बात की बात है, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच होल्ड्स मोर देन 50, तो वो तो बात की बात है कि आप विच होल्ड्स मोर देन 50% ऑल दैट, वो तो बात की बात है। पहले होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, इट हैज टू बी कंपनी, और कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें तो फिट ही नहीं हो रही। तो जब ये कंपनी नहीं है तो ये होल्डिंग कंपनी कैसे हो गई? एक सवाल। लेकिन सभी लोग एग्जांपल देते हैं कि साहब यूनिलीवर होल्डिंग कंपनी है एंड एचयूएल उसकी सब्सिडरी है, तो ये एग्जांपल सही है, ये होल्डिंग है इसकी। लेकिन सवाल उठता है जब ये कंपनी नहीं है तो होल्डिंग कंपनी कैसे हो गई? कंपनी की डेफिनेशन अब देखो एनालाइज करना पड़ता है लॉ में की वर्ड को, ठीक है, तो फिर ये होल्डिंग कंपनी कैसे हो गई? अब इसको मैं थोड़ा सा, अब देखिए, मैं भी होल्डिंग सब्सिडी पढ़ाने का डिटेल में आगे आएगा। सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 2+87 और होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है अंडर सेक्शन 2+46। ये सब पढ़ेंगे। सेक्शन 2+46 में होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है एंड सेक्शन 2+87 में सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है। एंड दोनों जगह ये लिखा हुआ है, सेक्शन 2+46 में भी लिखा हुआ है एंड सेक्शन 2+87 दोनों जगह लिखा हुआ है। फॉर द पर्पज दिस क्लॉज दोनों जगह लिखा हुआ है द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इसका जो कंपनी टर्म यूज हो रहा है यहां भी लिखा हुआ है और यहां भी लिखा हुआ है। कंपनी में क्या इंक्लूड, मतलब द टर्म कंपनी जो ये दोनों क्लॉज में यूज हो रहा है, सेक्शन 2+46 जहां होल्डिंग कंपनी डेफिनेशन है एंड सेक्शन 2+87 जहां सब्सिडरी कंपनी डेफिनेशन है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, इट इंक्लूड्स द बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब क्या, इन क्लॉजेस के लिए कंपनी की अलग से डेफिनेशन दे रखी है एंड लिखा हुआ कि साहब इनके लिए कंपनी का मतलब इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट। अब बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग दे रखा है सेक्शन 2+11, ये भी आप आगे पढ़ेंगे, अभी आपने पढ़ा नहीं, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको अगेन। एंड यहां एक मोटी मोटी बात बता देता हूं, सेक्शन 2+11 के हिसाब से बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर हर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कवर होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, और चाहे वो इंडियन बॉडी हो चाहे फॉरेन बॉडी हो, इंडिया की हो चाहे फॉरेन की हो, हर वो एसोसिएशन की सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडियन चाहे फॉरेन, वो सब बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कहने से ऑल इंडियन कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, ऑल इंडियन कंपनी आर बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज वो एसोसिएशन सेपरेट लीगल एंटिटी इंडियन। फॉरेन कंपनीज आल्सो बॉडी कॉर्पोरेट, LIC, SBI, ICAI, ICSI ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या इसकी भी सेपरेट लीगल एंटिटी? कंपनी जरूरी नहीं है, तो बॉडी कॉर्पोरेट एक वाइडर एक्सप्रेशन है, कंपनी से बड़ा। ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट, देख लो वो भी आ रही है, फॉरेन कंपनी भी है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी है जो है LIC एंड SBI एंड ऑल दैट, वो भी आपको बॉडी कॉर्पोरेट है। तो बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन सेक्शन 2+11 में वो लिखा हुआ है, उसमें हर वो बॉडी कवर्ड है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे बाहर की हो, इंडियन हो चाहे फॉरेन हो। अब देखिए लॉजिक है, अब ध्यान से देखिएगा। पहली बात, सेक्शन 2+46 जहां होल्डिंग कंपनी डिफाइंड है एंड सेक्शन 2+87 जहां सब्सिडरी कंपनी डिफाइंड, दोनों जगह लिखा हुआ है कि साहब यहां कंपनी का मतलब इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन सेक्शन 2+11, देखो लॉ पढ़ते कहां से घूमना पड़ता है, वहां लिखा हुआ बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स, बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो एसोसिएशन पर्सन जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे वो इंडियन हो चाहे फॉरेन बॉडी हो, सब वो आपको एसोसिएशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट है। अब मुझे बताइए क्या
यूनिलीवर जो कि यूके की कंपनी है, क्या वो भी बॉडी कॉर्पोरेट? यस, इट्स हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, इट्स अ फॉरेन कंपनी, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है। अच्छा, जब ये बॉडी कॉर्पोरेट है तो फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 46 होल्डिंग कंपनी डेफिनेशन एंड फॉर द पर्पस सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडी कंपनी डेफिनेशन, क्या ये कंपनी मानी जाएगी? यस, ये क्या मानी जाएगी? कंपनी। क्योंकि लिखा कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। इसका मतलब अब जो डेफिनेशन अलग से यहां दे रखी कंपनी की दोनों क्लॉज में, सेक्शन 2 क्लॉज 46 एंड सेक्शन 2 क्लॉज 87, उसके हिसाब से फॉरेन कंपनी भी कंपनी मानी जाएगी। मतलब इसमें कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट, उसमें फॉरेन कंपनी भी कवर हो रही है। एज ए रिजल्ट जब यूनिलीवर अब ये कंपनी हो गई, अच्छा यूनिलीवर हिंदुस्तान यूनिलीवर के मोर देन 50% शेयर होल्ड कर रही है, वो कंडीशन फुलफिल हुए, दैट्स वाई ये होल्डिंग है और ये सब्सिडरी। अब देखो आप, अगर सेक्शन 2 क्लॉज 46 में और सेक्शन 2 क्लॉज 87 में अलग से ये नहीं लिखा होता, अलग से ये नहीं लिखा होता कि साहब फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, अगर नहीं लिखा होता तो क्या सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली डेफिनेशन लेनी पड़ती, जनरल डेफिनेशन? कम, क्योंकि अलग से नहीं है तो पूरे एक्ट में वही डेफिनेशन चलती है जो सेक्शन 2 में दे रखी है। और उसके हिसाब से कंपनी में से वो बॉडी कवर होती, वो एसोसिएशन पर्सन जो इंडियन कंपनी लॉ के हिसाब से इनकॉर्पोरेट हुई, चाहे प्रेजेंट इंडियन कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013 या इससे पहले वाले इंडियन कंपनी लॉ। ये सुनो, इसका मतलब फिर तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप क्या दो इंडियन कंपनी के बीच में हो सकता था? होल्डिंग कंपनी भी इंडियन कंपनी होनी चाहिए, सब्सिडरी कंपनी भी इंडियन कंपनी। ये सुनो, कभी भी एक इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशनशिप पॉसिबल ही नहीं था अगर अलग से डेफिनेशन नहीं होती। लेकिन क्योंकि दोनों जगह होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन में भी और सब्सिडरी दोनों की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, एंड बॉडी कॉर्पोरेट के अंदर इंडियन कंपनी भी कवर होती है, फॉरेन कंपनी, मतलब हर वो एसोसिएट जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडिया की चाहे बाहर की, सब बॉडी कॉर्पोरेट है। उस एंगल से क्या आपको एक इंडियन और फॉरेन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हो सकता है? यस। अब देख लो, ये फॉरेन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, ये होल्डिंग सब्सिडी, क्यों? ये अलग से कंपनी की डेफिनेशन दे रखी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी। अगर ये अलग से नहीं दी होती तो सोच के देखो, हम सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब चलते हैं। एंड अब देखो कितनी छोटी सी बात है, लेकिन अभी लोगों से पूछना, यूनिलीवर होल्डिंग कंपनी है एंड हिंदुस्तान यूनिलीवर सब्सिडी, किसे पूछना एग्जाम्पल? सारी दुनिया जानती है मोस्ट कॉमन एग्जांपल होल्डिंग सब्सिडी, दुनिया भर की होल्डिंग सब्सिडी कंपनी है, लेकिन दिस इज मोस्ट कॉमन एग्जांपल। उसे हाँ ये सर ये होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी सब बोलेंगे। फिर उनसे पूछे कि साहब ये यूनिलीवर तो ब्रिटेन की कंपनी है, यूके कंपनी है, तो ये जो कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखी है उसमें तो फिट ही नहीं हो रही, तो जब ये कंपनी नहीं है तो होल्डिंग कंपनी कैसे हो गई? पता लोग बोले यार ज्यादा मत दिमाग लगाओ, पता नहीं कितनी एनालिसिस करते हो, वो कंपनी है एंड ये होल्डिंग कंपनी, खत्म बात। पर क्वेश्चन है कि इसका आंसर क्या है कि साहब इस पर्टिकुलर क्लॉज के लिए होल्डिंग कंपनी के लिए भी सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन दोनों जगह लिखा हुआ है, इस फॉर द पर्पस दिस क्लॉज कंपनी की डेफिनेशन अलग लेनी है, जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाली नहीं लेनी। एंड इंक्लूड्स लिखा द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, एंड बॉडी कॉर्पोरेट वो सारी बॉडी कवर होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की। इसका इंडियन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट है, फॉरेन कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट है। जो स्टैट्यूटरी बॉडी LIC, UTI, SBI, ICI, ICSI ये भी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका बॉडी कॉर्पोरेट में सब कवर है। इसका मतलब इसके हिसाब से एक इंडियन फॉरेन कंपनी में भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप बन सकता है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, अगर ये डेफिनेशन नहीं होती तो फिर आपको पॉसिबल नहीं होता, फिर हम सेक्शन 2 क्लॉज 20 के हिसाब चलते एंड वहां दोनों तरफ इंडियन कंपनी चाहिए होती होल्डिंग सर। लेकिन अब ये है कि बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी कवर्ड है, फॉरेन कंपनी भी। यहाँ कंपनी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट लेना है, इसका मतलब दो इंडियन कंपनी में भी होल्डिंग सब्सिडी रिलेशनशिप हो सकता है, होल्डिंग कंपनी में भी इंडियन कंपनी, सब्सिडरी में भी फॉरेन कंपनी, उल्टा होल्डिंग कंपनी में भी फॉरेन कंपनी लाइक यूनिलीवर इसमें है एंड सब्सिडरी कंपनी में भी नहीं। कैसे भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वाई? बिकॉज दोनों जगह लिखा हुआ है होल्डिंग कंपनी के डेफिनेशन में भी सब्सिडरी की सब कंपनी में बॉडी का मतलब बॉडी कॉर्पोरेट लेना है, और बॉडी कॉर्पोरेट में इंडियन कंपनी भी हर वो बॉडी कवर होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडियन बॉडी फॉरेन। टेंशन मत देना, अभी डिटेल में मैंने होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ाना है, मैंने बॉडी कॉर्पोरेट पढ़ाना है। मैं तो खाली एग्जाम, क्या ये अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड्स अदरवाइज का एग्जांपल हो गया। कंपनी की डेफिनेशन पूरे कंपनी एक्ट में सेम चलेगी जो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दे रखी है, लेकिन किसी किसी कॉन्टेक्स्ट में अलग से डेफिनेशन दे रखी है, वहां अलग चलाना है। क्या सेक्शन 2 क्लॉज 46 जिसमें होल्डिंग कंपनी डेफिनेशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी, क्या इस कॉन्टेक्स्ट में क्या अलग से कंपनी की डेफिनेशन देखिए कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट, क्या यहाँ पे हम अलग डेफिनेशन फॉलो करें? नॉट गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 20। अब तो बात छोटी सी, लेकिन कितनी इसकी रिलेवेंस कितनी बात। मैं एक छोटा एग्जांपल और देता हूं। इन्होंने सेक्शन 2 क्लॉज 46 जो होल्डिंग कंपनी डेफिनेशन है और सेक्शन 2 क्लॉज 87 जो सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन है, इसमें अलग से क्यों लिखा? उसका रीजन है। अच्छा, आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनी बाहर की इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है।
अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट करने का तरीका कि इंडिया में एफडी है, सुना तो होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अखबारों के थ्रू या कभी, फिर वही बोला ना, अखबार नहीं पढ़ते तो अखबार पढ़ना शुरू कर दो, बहुत नॉलेज मिलती है, बहुत नॉलेज मिलती है। देखिए, बाहर से बहुत सारी कंपनी इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती है, उसका एक तरीका ये होता है, इंडिया में इंडियन लॉ के हिसाब से एक नई कंपनी बनाते हैं, उस नई कंपनी के मेजर शेयर खुद ले लेते हैं, मतलब 70-80% शेयर खुद ले लिए, होल्डिंग कंपनी आप हो गए, इंडिया वाली कंपनी सब्सिडरी हो गई। लेकिन ये कब पॉसिबल है? अगर मान लिया डेफिनेशन में ये नहीं लिखा होता टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट, फिर तो पॉसिबल नहीं होता। एक फॉरेन कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडरी बना के इन्वेस्टमेंट कैसे करती, इंडिया में बिजनेस करने के लिए सब्सिडरी कंपनी कैसे बनाती, पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कंपनी का मतलब इंडियन कंपनी होनी चाहिए एंड कंपनी की डेफ सेक्शन 2(20) इंडियन कंपनी लॉ के हिसाब से बनी होनी चाहिए, तो इसका पॉसिबल। इसका था ये जितनी जो बाहर से इन्वेस्टमेंट्स आती है, जिस इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत सारी बाहर की कंपनी इंडिया में अपनी सब्सिडरी बनाती है जिसमें वो पैसा लगाती है, वो सब पॉसिबल ही नहीं पता। इस तरह की चीजें पॉसिबल हो, इसलिए तो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। उनको लॉ मेकर्स को पता है कि नहीं लिखेंगे तो इतनी सारी जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होती है जिसमें बाहर से इंडिया में पैसा आता है, इंडिया में सब्सिडरी बनाई जाती है, वो सब हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो इनेबल दैट, वो सब चीज इनेबल करने के लिए ऐसा हो एंड इसमें दिक्कत ना आए, एंड इस कारण से वहां लिखा गया है। और नहीं लिखा होता तो ये सब दिक्कत आती एंड इस तरह की परेशानी ना, इससे लिखा गया है। और लॉ कंपनी एक्ट के अंदर देखा जाए क्योंकि जहां अलग से डेफिनेशन दे रखी है, इसलिए हम वो मीनिंग ले रहे हैं नॉट गिवन द सेक्शन 2(20). और क्यों अलग से दे रखा है? अदरवाइज बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो आज के दिन होती है और होनी चाहिए वो हो ही नहीं पाती, एंड उस कारण से ये अलग से डेफिनेशन दे रखी है। एंड ये दिस इज वन एग्जाम्पल टू मेक अंडरस्टैंड अनलेस द कॉन्टेक्स्ट। पर इसका तो पूरा एक्ट में जो भी सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी होती है, पूरा एक्ट में वो टर्म जहां भी यूज होंगे, जो सेक्शन 2 में डेफिनेशन जिसको जनरल डेफिनेशन बोलते हैं, वही डेफिनेशन फॉलो करनी है। हाँ, उन्हीं वर्ड्स एक्सप्रेशन के अगर अलग से किसी एक कॉन्टेक्स्ट में किसी सेक्शन में अलग से डेफिनेशन दे रखी है कि सर इस सेक्शन के लिए ये डेफिनेशन लेना है, ये तो वहां पे आप डिफरेंट लेंगे जो वहां दे रखी है, अदरवाइज सेक्शन 2 की जनरल डेफिनेशन फॉलो करेंगे। देखो, मैंने सिर्फ एक कंपनी की डेफिनेशन नहीं पढ़ाई है, इसी बहाने बताया कि दो तरह के सेक्शन होते हैं, पैटर्न 1, पैटर्न 2। फिर मैंने बताया सेक्शन 2 का नेचर क्या होता है, सेक्शन 2 में जो जनरली यूज जो टर्म्स होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है। फिर आपको कंपनी की डेफिनेशन पढ़ाई, फिर कंपनी की डेफिनेशन पढ़ा के हमने ये रिलेट किया कि साहब कंपनी के अंदर पुरानी कंपनी को भी क्यों कवर किया कंपनी की डेफिनेशन में, अदरवाइज उन कंपनी पे नया एक्ट लगता ही नहीं। फिर मैंने आपको बताया कि साहब आपको अनलेस द कॉन्टेक्स्ट एग्जाम्पल देकर समझाया कि साहब ये एंड अदरवाइज एक इंडियन और फॉरेन कंपनी के बीच में होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप भी नहीं बन सकता, जो कि होता है। आपके सामने एग्जाम्पल है यूनिलीवर, एनएचयूएल का, ठीक है। एंड अदरवाइज बहुत सारी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में नहीं होती अगर ऐसा नहीं होता, ऐसा लॉ में नहीं लिखा होता। एंड क्योंकि देखो डेफिनेशन में नहीं लिखा होगा तो फिर लॉ के जो भी काम होंगे, बाहर से इंडिया में पैसा भी आ रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रही है, वो भी तो लॉ के अकॉर्डिंगली होगी, लॉ के वायलेशन में थोड़ी कर सकते हैं। एंड अगर मान ली यहां नहीं लिखा होता कि टर्म कंपनी इंक्लूड बॉडी कॉर्पोरेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ होल्डिंग सब्सिडी, नहीं लिखा होता, फिर तो आप कंपनी की जनरल डेफिनेशन के सेक्शन 2(20) उसमें तो दोनों कंपनी, होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी, सब्सिडरी कंपनी मीन्स अ कंपनी, दोनों इंडियन कंपनी होनी चाहिए। इसका तो फिर तो पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये दिक्कत ना आए, ये पॉसिबल हो, इसलिए होल्डिंग और सब्सिडरी कॉन्टेक्स्ट में लॉ मेकर्स ने, लेजिस्लेचर ने अलग से डिफाइन किया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस द टर्म कंपनी इंक्लूड्स बॉडी कॉर्पोरेट। और बॉडी कॉर्पोरेट में हर वो बॉडी कवर होती है जिसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, चाहे इंडिया की हो चाहे बाहर की। आई होप आपको मजा आया होगा सुन के कि सर छोटी सी एक 2 लाइन की डेफिनेशन 1 घंटा एंड उसके बाद हमने डिस्कशन किया। देखो क्या होता है, इसको बोलते हैं एनालिसिस, डेप्थ में जाना, एंड मजा इसी अंदर है। ऊपर ऊपर से तो सारी दुनिया जानती है, सुपरफिशियल नॉलेज बोलते सारी दुनिया को, और आजकल तो सोशल मीडिया का बोलते जमाना है, तो सोशल मीडिया आपको ऊपर ऊपर से इतना ज्ञान दे दे, लेकिन डेप्थ किसी चीज की नहीं होती। और मैं हमेशा बोलता हूँ डेप्थ कोई भी चीज को समझो तो इतनी डिटेल में, इस सामने वाले को पूछे ना तो वो एक पूछे आप 10 बताओ, सामने वाला बोला हाँ यार बहुत है, मैं समझ आ गया, तो भाई इतनी। मैंने मैक्सिमम लोगों को देखा, आप ही जानते हैं, हाँ सर कुछ बताओ, 1 सेंटेंस 2 सेंटेंस ज्यादा नहीं बोल पाते। इसका तक कुछ नहीं, उसको सुपरफिशियल कुछ भी ढंग से नहीं पता। तो पढ़ा है तो आपने डिटेलिंग होनी चाहिए, एंड मैं तो हमेशा प्रोफेशनल की पहचान होती है, आपको हर चीज की बहुत डिटेल्स पता होनी चाहिए, तभी आप ट्रू प्रोफेशनल है। एंड मेरी हमेशा ऑब्जेक्टिव ये होता पढ़ाने का कि आप सिर्फ एग्जाम नहीं पास करें, एग्जाम तो पास करें, साथ में एक अच्छे प्रोफेशनल बनने का प्रोसेस स्टार्ट करें। जैसे कॉस्टिंग पढ़ते हो ना, वर्क इन प्रोग्रेस, तो जो WIP होता है, अच्छा उसमें रॉ मटेरियल अच्छा नहीं डालोगे, क्या फिनिश प्रोडक्ट अच्छा बनेगा? नहीं, कभी नहीं। तो उसी जगह आप सब WIP है कि नहीं, यू आर इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ प्रोफेशनल। तो अभी अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, वही रॉ मटेरियल अच्छा नहीं डाला, ढंग से तरीके से नहीं पढ़ा,
क्या फिनिश कुछ अच्छा बनेगा, क्या आप अच्छे प्रोफेसर बनेंगे? नहीं, कभी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो वैसे ही सेम चीज, तो इसलिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए उस ऑब्जेक्टिव से पढ़ाई करनी है। एंड दैट इज द एंड मेरा पढ़ाने का तरीका कि इतना थरोली पढ़ो कि साहब आपको सही में सब्जेक्ट की समझ आ जाए, एंड खाली एग्जाम ना पास करें, हम चीज को समझते, रियल अंडरस्टैंडिंग है कि साहब एक्चुअली इस चीज क्या है, इसका क्या मतलब है। पूछ के देखना, बहुत सारे लोगों को प्रोफेशनल से पूछ के देख लेना कि साहब ये होल्डिंग कंपनी यूनिलीवर HUL ये सब्सिडरी, सर यूनिलीवर तो कंपनी की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 20 में फिट नहीं हो रही थी, होल्डिंग, चुप हो जाएंगे, जवाब नहीं है। या यार बहुत एनालिसिस का, तो इतना एनालिसिस मत करो, बस ये होल्डिंग कंपनी है, ऐसे जवाब। बट जवाब है, अलग से डेफिनेशन दे रखी है, इस कारण से पॉसिबल है, अलग से नहीं होती तो पॉसिबल, और ये पॉसिबल करने के लिए तो अलग से डेफिनेशन दे रखी है। अदरवाइज इंडस्ट्री में बहुत सारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन जो बहुत सारी बाहर से इंडिया में FDI आ रही है एंड ऑल दैट, वो सब पॉसिबल नहीं हो पाता। आई होप एनफ डिस्कशन ऑन दिस पॉइंट। एंड आज हमने आज के लेक्चर में 2 चीजें डिस्कस की कि साहब मीनिंग ऑफ कंपनी, एक कंपनी का वर्ड का ओरिजिन क्या है, कहां से आया, फिर कंपनी कैसे यूज हुआ टर्म, फिर टाइप्स ऑफ एसोसिएशन पर्सन, फिर कंपनी किस टाइप के एसोसिएशन पर्सन, इन कॉर्पोरेट पर्सन एस्टैब्लिश्ड अंडर कंपनी लॉ, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल दैट। एंड फिर हमने डेफिनेशन ऑफ कंपनी पढ़ा, जिसमें हम सेक्शन 2 के बारे में ऑल लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस। सो आज की क्लास यही हम वाइंड अप करते हैं, एंड अगली क्लास में विल स्टार्ट विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, हम इससे आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक कंपनी टॉपिक स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट क्लास। एंड आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, एंड आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करता हूं।